रात के 12 बज रहे थे। रघु रिक्शे की पिछली सीट पर लेटा अपने फटे पुराने चादर से पैरों को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, क्योंकि मच्छरों के झुंड नीचे से लगातार हमले किए जा रहे थे। दिन भर अमीर लोग खून चूसते हैं और रात को ये साले मच्छर। बड़बड़ाते हुए उसने पैर झटका। आह! अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। उसका पैर साइकिल से हैंडल से टकराया था। तुझे तो कब से कह रहा हूँ कि एक मच्छरदानी ले ले। बगल के रिक्शे पर लेटा बैजू काफ़ी देर से उसके और मच्छरों के बीच हो रहे मुकाबले का मजा ले रहा था। हाँ, तो तू अपने रिक्शे में मच्छरदानी क्यों नहीं लगा लेता? रघु उसके बेतुके सलाह पर चिढ़ गया। अरे मेरे बदन में खून ही कहाँ है जो ये कमबख्त चूसेंगे? 60 वर्षीय बैजू करवट लेते हुए बोला। उफ! उसे बातों में उलझा देख एक मच्छर ने सुई चुभो दिया। तू तो सराय में सोने जाता था, वहाँ क्यों नहीं गया? बैजू ने पुनः सवाल किया। क्या करें चाचा, वह सराय भी चोर उचक्कों का अड्डा बन गया है। कल रात ही किसी ने मेरे पॉकेट से 500 रुपये निकाल लिए। 2 दिन की कमाई थी, सोचा था 1000 रुपया करके घर भेज दूंगा, मगर मारे दुख के रघु बात पूरी ना कर सका। तू सामने स्टेशन पर क्यों नहीं चला जाता? वहाँ वेटिंग रूम में पंखा लगा हुआ है, नींद अच्छी आएगी। रघु को दुखी देखकर बैजू अपना दुख भुला गया। लेकिन किसी ने टिकट मांगा तो रघु को बात पसंद आई, किंतु वह डर रहा था। अरे इतने रात को कौन पूछता है? कोई पूछे तो बता देना कि सुबह ट्रेन पकड़नी है। रघु को ये बात पसंद आई। लेकिन रात में मेरा रिक्शा कोई ले गया तो? रघु ने शंका जाहिर की। अरे जा, कार और बाइक के जमाने में तेरा रिक्शा कौन चुराएगा? वैसे अगर तुझे डर है तो ला, मैं अपने रिक्शे की जंजीर से तेरा रिक्शा भी जोड़ देता हूँ, बैजू ने आश्वस्त किया। रेलवे स्टेशन बिल्कुल सामने ही चंद कदमों की दूरी पर था। कोयम्बटूर जंक्शन काफी व्यस्त रेलवे स्टेशन है। रात को 12 बजे भी यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही थी और प्लेटफार्म के सबसे आखिरी छोर पर एक पंखे के नीचे साल ओढ़कर लेट गया। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं मेरा राहुल कैसा होगा, किस हाल में होगा। उससे बात किए भी 1 हफ्ते हो गए। पिछली बार बता रहा था कि कई दिनों से तबीयत खराब है, मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है कि उसका हाल चाल पूछूं। सोचते सोचते वह कब नींद का आगोश में समा गया, पता ही नहीं चला। ओए उठ! उसने नींद से बोझिल आंखों को किसी तरह खोला तो देखा कि आरपीएफ का एक जवान हाथ में डंडा लिए प्लेटफार्म पर सोए यात्रियों को जगा रहा था। उसने मोबाइल निकाल कर टाइम देखा तो 1 बज रहे थे। यार, अभी अभी तो नींद लगी थी, वह उबासी लेते हुए बड़बड़ाया। अभी वह दोबारा सोने को सोच ही रहा था कि वही पुलिस वाला उसकी तरफ आता दिखाई दिया, जो डंडे से बाहर जाने का इशारा कर रहा था। उसे आते देख उसके आसपास उंघाते यात्री जल्दी जल्दी अपनी चादरें समेटने लगे। रघु ने वहां से भागना ही उचित समझा। अन्य यात्रियों के साथ वह अभी बाहर निकल आया। उसने देखा कि बाहर स्टेशन परिसर में काफी यात्री सोए हुए थे। अधूरी नींद पूरी करने के लिए वह उनके बीच चादर बिछाकर सो गया। अभी उसे लेटे कुछ ही मिनट हुए होंगे, तभी 2-3 पुलिस वाले आए और सीटियां बजाते हुए सभी सोए हुए लोगों को जगाने लगे। मारे नींद और परेशानी के वह पीड़ा से भर गया। वह उठा और अपने रिक्शे पर चला आया। सच कहते हैं लोग, गरीबी की जिंदगी कुत्ते से भी बदतर होती है। पता नहीं ये कैसा देश है, इससे अच्छा तो हमारा बिहार है। वहाँ तो अनेकों बेसहारों का ठिकाना रेलवे स्टेशन ही होता है। उसका मन अपने जन्मभूमि के प्रति सम्मान से भर गया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने बाढ़ से बर्बाद हुए फसलों का भयावह दृश्य गुजर गया। इस साल तो लागता धान की रोपनी भी ना हुई। बाबूजी कल ही धान का बीज लेकर आए थे और आज सुबह उठकर पिछवाड़े गए तो देखा कि खेतों में बाढ़ का पानी घुस आया था। तू तो हर साल ये कहत रहल कि इस साल बाढ़ ना आई, ई का हो? रघु व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। बाबूजी चुप रह गए। वह कहते भी क्या, हर साल वे इसी उम्मीद में खेती करते, इस बार बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन हर साल बाढ़ आकर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता। रघु बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के एक छोटे से गाँव का रहने वाला था। छोटा सा गांव 3 भागों में बटा हुआ था, जिसके एक भाग में मुस्लिम, दूसरे भाग में वैश्य और तीसरे भाग में दलित और हरिजन इत्यादि रहते थे। मुस्लिम परिवारों के पास खेती लायक पर्याप्त जमीन थी। उनमें कुछ नौकरी पेशा लोग भी थे। कुल मिलाकर वे थोड़े संपन्न थे। हिंदू परिवारों में कुछ के पास थोड़ी बहुत जमीन थी तो कुछ के पास बिल्कुल नहीं थी। यूँ कहा जाए कि लगभग सभी गरीब ही थे, जिनमें से अधिकांश लोग दिल्ली, केरल, पंजाब इत्यादि संपन्न राज्यों में जाकर मजदूरी करते थे, तो कुछ गांव के ही अन्य लोगों के खेतों में काम करने अपनी आजीविका चलाते थे। उत्तर भारत गंडक नदी के तटवर्ती इलाकों की जमीन काफी उपजाऊ थी, जिसमें लोग धान, गेहूं, गन्ना और दलहन इत्यादि की खेती करते थे। परंतु वह क्षेत्र बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में आता था, जहां हर साल बाढ़ से भारी तबाही होती थी। इस साल तो हद ही हो गई। लोगों को धान के बीज गिराने का भी मौका नहीं मिला और बाढ़ आ गई।
रघु के परिवार में माँ बाप, छोटे भाई, पत्नी और 3 बच्चों के साथ कुल 8 सदस्य थे। गरीबी की वजह से रघु ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, अतः गांव के अन्य लोगों की तरह वह भी परदेश में जाकर मजदूरी करता। लेकिन उसका सपना था कि उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इसके लिए रात दिन वह कड़ी मेहनत करता। कुल मिलाकर जैसे तैसे परिवार का गुजारा चल रहा था। तभी कोरोना महामारी सबके लिए इम्तिहान बनकर आ गया। लॉकडाउन लगने से सभी काम धंधे प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा मार तो गरीबों पर पड़ी। उनको तो खाने के लाले पड़ गए। रोजी रोटी चलाने के लिए तक कर्ज लेना पड़ा, जिसके कारण साहूकार का कर्ज भी बढ़ गया। अब उनकी चिंता दोगुनी हो गई। अब परिवार का खर्च चलाए कि साहूकार का कर्ज चुकाए। परसों हम बाहर चल जाइब। रघु हाथ मुंह धोकर पलंग पर बैठते हुए बोला। कहाँ चल जाई? पत्नी ने जानना चाहा। केरल। टिकट बन गइल बा, अभी तो बनवा के आवत आनी। का करे वहाँ जाके देखल जाई। जवन काम मिली वो कइल जाई, लेकिन अपना परिवार की गरीबी में ना मरे दे। लेकिन इतना दूर? अरे अपना गांव के बहुत लोग वहाँ रहेला। सुनले बानी वहाँ दिहाड़ी भी ज्यादा बा, लेकिन अब रहे द, ज्यादा सवाल जन कर। खाना लाओ, भूख लागल बा। वह उखड़ गया। उषा मनहोश कर वहाँ से उठ गई। भैया अब की बार मैं भी चलूंगा आपके साथ। राहुल इंटरमीडिएट कर चुका था, परंतु अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण कई महीनों से घर पर बेकार बैठा था। तू क्या करेगा वहाँ जाकर? मैं तो कोई भी काम कर लूँगा। नहीं तो घर पर ही रह। यहाँ भी एक आदमी का रहना जरूरी है। भैया मैं जानता हूँ कि घर की कंडीशन खराब है। आप अकेले क्या क्या करेंगे? मैं चलूंगा तो आपकी भी कुछ मदद हो जाएगी। आखिर यहाँ भी तो बेकार ही बैठा हूँ। रघु आगे कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वह जानता था कि राहुल सच कह रहा था। तय समय पर उन्होंने ट्रेन पकड़ी और 48 घंटे के लंबे सफर के बाद कोयम्बटूर उतर गए। रघु का एक रिश्तेदार कोची में राइस मिल में काम करता था। उसने राहुल को अपने पास बुला लिया और अपने साथ हेल्पर में लगा लिया। इधर रघु काम की तलाश में कई दिनों तक भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा, लेकिन इस अनजान शहर में कोई मुनासिब का नहीं मिल पाया। इसका मुख्य कारण तमिल भाषा का ना बोल और समझ पाना था। उत्तर भारतीय लोगों को दक्षिण भारत में यही समस्या होती है। तभी एक दिन उसकी बैजू से मुलाकात हुई। वह भी बिहार का ही रहने वाला था। उसने ही उसे अपने रिस्क पर रिक्शा दिलवाया था। उसे यहाँ रिक्शा चलाते हुए 3 महीने हो गए थे, लेकिन रहने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं खोज पाया था। एक रिक्शा चालक जो दिन भर में बड़ी मुश्किल से 300 से 400 कमाता हो, उसके लिए 2000 रुपये के किराए के रूप में मुमकिन नहीं था। ऊपर से खाने पीने का खर्च भी था। अतः वह दिन भर रिक्शा चलाता और रात को एक निजी ट्रस्ट द्वारा निर्मित समय में जाकर सो जाता। परंतु आगे का किस्सा तो आप जानते ही हैं। अरे कब तक सोएगा? सोचते सोचते वह पता नहीं कब सो गया था। वह आंखें मलते हुए उठा तो सुबह के 8 बज रहे थे। मच्छरों के काटने से समूचे शरीर में खुजली हो रही थी। सोच भी लग आई थी। उसने चादर को लपेट कर रखा और बोतल में पानी भरकर जंगल की ओर चला गया। वापस आकर हाथ मुंह धोकर हमेशा की तरह चाय बिस्कुट खाया और रिक्शा लेकर तैयार हो गया। रिक्शे पर बैठा वह सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। हेलो, घर का नंबर देखते हुए उसने जल्दी से फोन कॉल उठाया। राहुल फोन काहे ना लागत रहे? के दिन से लगावत बानी, फोन उठाते ही पत्नी ने शिकायत की। बैलेंस खत्म हो गई रहल, अभी तार रिचार्ज कैनी है। माई कहाँ भी ठीक गया ना? उसने बारी बारी से माँ और सभी बच्चों से बात की। याद बा कि ना, पहले किस्ती भरे के बाद काफी देर तक पत्नी, बच्चों और माँ से हाल चाल लेने के बाद उसने फोन रखना चाहा। तभी उषा ने याद दिलाया। अरे हाँ, अच्छा आज शाम के हम 1000 रुपया डाल देव। 1000 रुपया ना, कम से कम 1500 रुपया डाल देव। काहे कि चावल, आटा, तेल सब खत्म हो गईल बा। ठीक बा, कोशिश करत तानी। कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। शाम तक 1500 रुपये का व्यवस्था कैसे होगा? फोन रखने के बाद वह सोच में पड़ गया। पिछले साल रमा की शादी में जो उसने 2 स्मॉल फाइनेंस कंपनियों से 30-30 हजार के 2 लोन उठाए थे, वे उसके जी का जंजाल बन चुके थे। हर महीने 7-8 हजार रुपये उसी में चले जाते थे। कमिंग मैम। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे 2 महिलाएं अपनी तरफ आती दिखी। वह झट में सीट से नीचे उतरा और रटा रटाया डायलॉग मार दिया। तमिल उसे आती थी, इसलिए उसने अंग्रेजी में कुछ लाइन से याद कर लिए थे। वे दोनों महिलाएं रिक्शे पर बैठने ही रही थी कि एक ऑटो आकर रुकी। ऑटो वाले ने पता नहीं क्या कहा कि दोनों महिलाएं ऑटो में बैठकर चली गई। वह बेचारा देखता ही रह गया। इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में रिक्शे और टांगे को कौन पूछता है भला? वह निराश होकर रिक्शे की पिछली सीट पर बैठ गया और मोबाइल से छेड़छाड़ करने लगा। ओ रिक्शा, ओ रिक्शा! उसे किसी ने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। गांधीपुरम चलोगे? शायद वह अभी कोई उत्तर भारतीय था। कितना लोगे? उस अधेड़ व्यक्ति ने पूछा।
आइए ना, जो सही लगे दे दीजिएगा। जब भी उसे कोई हिंदी भाषी मिलता वह एकदम दरिया दिल हो उठता। रिक्शा चलाने की आदत न होने के कारण उसके कुल्लों पर फफोड़े पड़ गए थे, जिसके कारण उसे तीव्र जलन महसूस हो रही थी। ऊपर से वह तेज धूप में वह पसीने से तरबतर किसी प्रकार दर्द को बर्दाश्त करके पैडल मारता जा रहा था। कितने हुए? करीब आधे घंटे सफर के बाद वे गांधीपुरम पहुंच गए। वैसे तो यहाँ का 60 रुपया बनता है, आप 50 रुपया ही दे दीजिए, और विनम्रता से बोला। उस अधेड़ ने जेब से 20 रुपये का नोट निकाला और उसके हाथों में थमा कर जाने लगे। ये क्या अंकल जी, बहुत घाटा लग जाएगा। घाटा क्या लगेगा, तेरा क्या पेट्रोल जल गया है? लेकिन अंकल जी, अरे ठीक है रख ले, वह बेरुखी से कहता हुआ आगे बढ़ गया। रघु का जी चाहा कि वह खुसट का मुंह तोड़ दे, लेकिन कुछ सोचकर वह खून का घूंट पी कर रह गया। वह रिक्शे पर चढ़ा और वापिस चल पड़ा। आज का दिन उसके कमाई के लिहाज से अच्छा गुजरा था। दिन भर में करीब 650 की कमाई हुई थी और पहले का 500, लेकिन अभी 400 रुपये कम थे। उसमें से तो 200 रुपये रिक्शे का किराया भी देना था। चलो उसे कल ही 2 दिन का इकट्ठे दे दूंगा। पहले बैजू अंकल से उधार लेकर भेज देता हूँ, सोचते हुए वह उठ खड़ा हुआ। बैजू का कोई रिश्तेदार नहीं था, केवल एक बेटी थी जो 10 साल पहले ही किसी लफंगे के साथ भाग गई थी। उसे गांव गए कई साल हो चुके थे। वह दिन भर रिक्शा चलाता और रात को 2 पैग मार कर रिक्शे पर पड़ जाता। बैजू से पैसे लेकर उसने घर भेजे, तब जाकर उसे थोड़ा चैन मिला। रात के लगभग 8 बज चुके थे। अब उसे भूख भी लग आई थी। वह उठा और सामने होटल में घुस गया। ये इडली डोसा और सांभर खाते खाते तो लगता है घर जाने से पहले ही मर जाऊंगा। उसने बेमन से इडली को मुंह में डालते हुए सोचा। सचमुच उसके पिछले 3 महीने से कभी भी भरपेट भोजन नहीं किया। खाना खाने के बाद वह अपने रिक्शे पर बैठा था, तभी उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत मोबाइल और निकाल कर कॉल लगाया। राहुल अभी अभी ड्यूटी से आकर बिस्तर पर लेटा ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। हेलो, कौन? मोबाइल की स्क्रीन टूटी होने के कारण नंबर नहीं पहचान पाया। हेलो राहुल, कैसा है तू? प्रणाम भैया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? राहुल का बूझा हुआ चेहरा खिल उठा। अरे फोन क्यों नहीं करता है दे तू? रघु ने उसे डांटते हुए बोला। मेरे मोबाइल का स्क्रीन टूट गया है, इसमें कुछ नहीं दिखता, बस कॉल सुन सकता हूँ। अरे कैसे टूट गया? वो काम करते वक्त हाथ से छूट गया, राहुल ने बताया। अच्छा ठीक है, बनवा लेना। अब ये बता कि काम कैसा है? रघु ने जानना चाहा। ठीक ही है, लेकिन ड्यूटी 12 घंटे की है और महीना के केवल 9,000 है, उसमें से भी ठेकेदार का कमीशन कट जाता है, राहुल मायूसी से बोला। दरअसल उसका वहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, ऐसा लगता जैसे किसी जेल में कैद हो। अच्छा कोई बात नहीं, दिवाली तक किसी तरह काम कर ले, उसके बाद फिर मत आना, रघु ने सांत्वना दी। लेकिन ठेकेदार कहता है कि दिवाली में कोई घर नहीं जाएगा, जो जाएगा उसे पैसा नहीं मिलेगा। क्यों, उसके बाप का राज है क्या? हाँ, इसलिए उसका ही राज चलता है, कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता। जरा बात कराओ तो उससे। छोड़िए ना, वो आपसे बात नहीं करेगा, मैं कोई ना कोई उपाय लगा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप बताइए आपका काम कैसा है? मुझे भी एक फैक्ट्री में अच्छा काम मिल गया, मेहनत भी ज़्यादा नहीं है और 10-12 हज़ार रुपये आराम से बच जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, राहुल खुश होते हुए बोला। ठीक है, तुम ठेकेदार को बता देना कि दिवाली में जाना है, मैं तुम्हारे लिए भी टिकट बुक करा लूँगा। और हाँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे किसी के मोबाइल से फ़ोन कर देना, मैं चला आऊँगा। ठीक है, फ़ोन रखता हूँ। अच्छा ठीक है। फ़ोन एक तरफ रखकर राहुल बिस्तर पर लेट गया। भाई से बात करके आज उसे बहुत सुकून मिला, वरना फैक्ट्री के शोर शराबे से तो वह पागल हो उठता था। कल ठेकेदार को साफ साफ बता दूंगा कि मुझे दिवाली में जाना है। सोचते हुए वह गांव की दिवाली और छठ की पुरानी यादों में खो गया। कितना अच्छा है हमारे गांव का जीवन, बस केवल बाढ़ न आए तो हमें परदेश आने की क्या जरूरत। भाभी के हाथ की पूड़ी कचौड़ी और माँ के हाथ के स्वादिष्ट ठेकुओं की कल्पना करके वह रोमांचित हो उठा। अब की बार वह मुन्ना और रेशम के लिए ढेर सारे पटाखे खरीदना, उसे अपने भतीजे और भतीजी का ख्याल आया। गांव की सुनहरी की याद करते करते वह जल्द ही नींद की गहराइयों में खो गया। ठेकेदार साहब, मुझे दिवाली में घर जाना है। अगले दिन ठेकेदार के मिलते ही उसने अपने दिल की बात कह दी। क्या करेगा दिवाली में जाकर? दिवाली के 15 दिन बाद चले जाना, ठेकेदार ने लापरवाही से कहा। नहीं, बरस के दिन पर मैं घर पर नहीं रहूंगा तो मेरी माँ बहुत रोएगी। तो फिर क्यों आया? वहाँ माँ के गोद में रहता, ठेकेदार बेरुखी से बोला। मैं तो किसी भी हाल में जाऊंगा ही, तो भी जा, कौन रोकता है, मगर तेरे इस महीने के पैसे नहीं मिलेंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई, मैं मालिक से बात करूंगा, राहुल ने थोड़ी सख्ती से कहा। तो फिर जाना, यहाँ क्यों खड़ा हो, ठेकेदार ने भद्दी सी गाली दी। अगली सुबह मिल मालिक ने राहुल को अपने ऑफिस में बुलाया और बहुत फटकारा। वो तो शुक्र है अजय जो इस समय पर वहाँ पहुँच गया, वरना वह हाथ भी उठा देता। शायद ठेकेदार ने भी उसको कोई पट्टी पढ़ा दी थी। देखो राहुल, समझने की कोशिश करो,
हम इनसे झगड़ा करके जीत नहीं सकते। बस कुछ दिन की तो बात है, दिवाली बाद मेरे साथ ही चले चलना। अजय जो राहुल की मौसी का लड़का था और उसका हम उम्र था। यार जब दिवाली छठ बीत ही जाएगी तो जाकर क्या करूँगा। वह बहुत गुस्से में था। इतना गाली गलौज सुनने के बाद उसका मन और भी नहीं लग रहा था। ठीक है, अभी तो दिवाली को 1 हफ्ते हैं, मैं बात करूँगा, तुम शांत हो जाओ। अजय इस फैक्ट्री में बहुत पुराना आदमी था। दिवाली के ठीक 4 दिन पहले उसका टिकट था। अजय ने पता नहीं कैसे बात करके ठेकेदार को मना लिया था, परंतु ठेकेदार ने उसके हिसाब में से 3000 रुपये काट लिया था। राहुल को बड़ी मुश्किल से इस जेल से आज़ाद होने का अवसर मिला था, इसलिए उसने भी एतराज नहीं जताया। रघु ने उसे फ़ोन करके बता दिया था कि एर्नाकुलम से ट्रेन या बस पकड़कर सीधे कोयम्बटूर चले आना, वहाँ से दोनों भाई साथ चलेंगे। पर्व त्योहारों का दिन होने के कारण तत्काल टिकट मिल पाना मुश्किल था, इसलिए उसने बस ही पकड़ ली। कोयम्बटूर बस स्टैंड से उतरकर उसने रेलवे स्टेशन के लिए बस पकड़ ली। रघु लाइन पर था और लगातार उसे दिशा निर्देश दे रहा था। रेलवे स्टेशन के इस पार उतरकर वह मोबाइल से लगाए सड़क पार कर रहा था। तभी अचानक एक कार तेज गति से सामने आ गई, लेकिन उससे पहले की कार उसके शरीर को छूती सड़क के उस पार से किसी ने बिजली की फुर्ती से उसके ऊपर छलांग लगाई और उसे दूर ढकेल दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़े ही देर में भीड़ जमा हो गई। कार ड्राइवर कार छोड़कर भाग चुका था। रोड पर गिरने के कारण उसकी टोहनियाँ छिल गई थी। किसी तरह कराहते हुए भीड़ को चीरता हुआ अंदर पहुंचा और मृतक को पहचानने की कोशिश। उसने दिमाग पर जोर डाला और घने दाढ़ी मूंछों के खून से सने चेहरे को पहचानने की कोशिश की। अगले ही पल वह शव से लिपट कर दहाड़े मार मार कर रो रहा था। वह रघु ही था जो सड़क के इस किनारे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। चारों ओर से खड़े लोग अपना अपना मोबाइल लिए तस्वीरें खींच रहे थे और वह भाई के शव से लिपटा रो रहा था। कुछ ही मिनटों में जब पुलिस आ गई तो सब लोग वहाँ से खिसकने लगे। अरे ये तो वही रिक्शा वाला है जो रेलवे प्लेटफार्म पर सोता था। किसी पुलिस वाले की आवाज़ उनकी कानों में पड़ी। यह सुनते ही उसका दिमाग बिल्कुल कोमा में चला गया। फिर कैसे वह शव के साथ घर पहुंचा, कैसे दाह संस्कार हुआ, उसे कुछ भी मालूम नहीं। उसने जब आंखें खोली तो खुद को अस्पताल में पाया। करीब 1 हफ्ते बाद वह कोमा से बाहर आया था। माँ, बाबूजी, भाभी, बच्चे सभी उसके आसपास बैठे थे। जैसे उसकी नज़र भाभी और बच्चों पर पड़ी, वह किसी बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रोने लगा। वह उस दृश्य की कल्पना करके तड़प उठा जब उसका भाई रिक्शा चलाता होगा, जब वह रेलवे स्टेशनों पर सोता होगा, जब उसके खूबसूरत चेहरे को कार ने रौंदा होगा। वह भाभी के पैरों में गिरकर लगातार रोते ही चला जा रहा था। लेकिन आखिर कोई कब तक रो सकता है। किसी के जाने से जीवन रुक तो नहीं जाता, लेकिन उसने उसी वक्त कसम खाई कि वह तब तक शादी नहीं करेगा जब तक वो अपने भतीजे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी नहीं बना देता और दोनों भतीजों की शादी नहीं हो जाती। उसने फिर से पढ़ाई चालू कर दी। अब वह दिन भर पास के कस्बे में मजदूरी करता और रात को पढ़ाई करता। दिल लगाकर काम करने के कारण बहुत जल्दी वह कुशल कारीगर बन गया, जिसके चलते उसे ज्यादा पैसे मिलने लगे और घर की हालत भी सुधरने लगी। लेकिन अभी उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। उसने परिवार का खर्च चलाते हुए पढ़ाई भी जारी रखी और बच्चों को भी पढ़ाना जारी रखा। 5 साल बाद राहुल, अब तो शादी करब ना? भाभी ने उसके माथे पर टीका लगाते हुए पूछा। आज रघु की 5वीं वर्षी थी और इसी मौके पर उसका बिहार पुलिस में दरोगा पद पर सिलेक्शन हो गया था। इसी खुशी में पार्टी दी गई थी। सभी मेहमान आए हुए थे। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। माँ और बाबूजी बहुत खुश थे। आखिरकार वे गरीबी के दलदल से बाहर निकल गए थे। बोलल काहे नहीं ख? अब की बार माँ ने उसे टोका। नहीं भाभी, अभी मेरा काम अधूरा है। अभी मुन्ना को एसीपी बनाना है। अभी किरण और नेहा की शादी करनी है और गांव को ऐसा बनाना है कि किसी को परदेश जाकर मजदूरी ना करना पड़े। अभी मेरा सफ़र बहुत लंबा है, तब तक आप लोगों का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अपने सफ़र में सफलता मिले। तो भाभी, माँ और बाबूजी के पांव छूते हुए बोला। सभी मेहमानों से निपट कर वह छत पर चला आया। रात के 12 बज रहे थे। चांद पूरी ताकत से चमक रहा था। उसने ध्यान से चांद को देखा तो ऐसा लगा कि रघु मुस्कुरा रहा है। उसके आंखों से कुछ मोती टूटे और होठों पर आकर रुक गए। अनायास ही उसकी होठों से निकल पड़ा, भैया आप खुश तो हो ना? दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों को भी शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।